हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं कौशल द्विवेदी सीपी स्मार्ट क्लास की तरफ से पुनः आप लोगों के बीच में एक नए टेस्ट के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि सीपी स्मार्ट क्लास इस टाइम वीकली हर 2 या 3 दिन के बीच में आप लोगों के बीच में एक टेस्ट लेकर के आ रहा है। और उसका उद्देश्य ये है कि हमारे वो सभी बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं या फिर वे व्यूअर्स जो लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं, उन लोगों को कुछ कंटेंट मिल सके, कुछ ऐसे चीज़ क्लू मिल सके या फिर क्वेश्चन के माध्यम से उनकी कुछ थोड़ी बहुत तैयारी हम करा सकें। जो हमारे साथ क्लास में जुड़ता है उनको तो हम पूरा सिलेबस देते ही देते हैं, साथ में हम अपने व्यूअर्स के लिए भी कुछ चीज़ों को लेकर के आए हुए हैं। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से मैं एक टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। तो आप लोग चैनल पे हमारे आते हैं, अपने कमेंट्स करते हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के टेस्ट को चलिए आगे बढ़ाते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है कि अख्तर पिया के नाम से जाना जाता है। अख्तर पिया के नाम से किसको जाना जाता है? मोहम्मद अली साहब को जानते हैं, वाजिद अली साहब को जानते हैं, फयाज खान साहब को जानते हैं, या फिर बड़े गुलाम अली खान साहब को जानते हैं? अख्तर पिया के नाम से किसको जाना जाता है? इजी क्वेश्चन है। मे भी हो सकता है कि एक आध बार और किसी न किसी टेस्ट में आप लोगों के सामने ये चीज़ें आ चुकी हो, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको तैयार कर रखा होगा और अपना जवाब कमेंट के माध्यम से आप लोग देना प्रारंभ कर दिए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना जवाब सही देंगे। और जो पहला सवाल है आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी रहा ये। तो चलिए आते हैं इसके सही उत्तर की तरफ। तो आप में से जो भी ऑप्शन बी वाजिद अली शाह, ऑप्शन बी वाजिद अली शाह को जिसने टिक किया उनका जवाब बिल्कुल सही है। वाजिद अली शाह जिनका संबंध लखनऊ से था, खास करके लखनऊ के कथक से और ठुमरी से, वो अख्तर पिया के नाम से जाने गए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, टप्पा गायन की प्रवृत्ति होती है, मतलब नेचर क्या होता है टप्पा गायन का? और आपको जो जवाब देना है, आपके जो 4 ऑप्शन है उस 4 ऑप्शन के बीच से ही आपको जवाब देना है कि चपल प्रवृत्ति उसकी होती है, गंभीर प्रवृत्ति होती है, या फिर भ्रामक होती है उसकी प्रवृत्ति, या फिर उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो माधुर्य से भरी होती है। तो इन 4 ऑप्शन में से टप्पा गायन की जो शैली है, जो प्रवृत्ति है, जो नेचर है, वो सबसे ज़्यादा नज़दीक किसके आप पाते हैं? आप जवाब दें अपना। आप लोग अपना जब कमेंट के माध्यम से जवाब देते हैं तो एक थोड़ा सा बड़ा संतोष मिलता है हमें कि चलिए जिस उद्देश्य के साथ हम लोग आए हुए हैं और आपके बीच में आ रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। और आप लोगों का ये प्यार और आप लोगों का डेडिकेशन बना रहे जब तक आप लोग जिस उद्देश्य से तैयारी अपनी कर रहे हैं वो उद्देश्य आपका जब तक पूरा न हो जाए। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसमें अपना अपना जो जवाब होगा दे दिया होगा कमेंट के माध्यम से। तो आते हैं अपने सही ऑप्शन की तरफ। तो टप्पा गायन की जो प्रवृत्ति होती है भैया, वो प्रवृत्ति होती है चपल। चपल का आशय होता है चंचल, ठीक है ना? चपल प्रवृत्ति इसकी होती है। आते हैं जिसका इसका ऑप्शन है, जिसने लगाया उसका ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विलंबित ख्याल के लिए उपयुक्त ताल होती है। ये जो 4 तालें आपके सामने हैं, कहरवा, 3 ताल, तिलवाड़ा और दादरा, इन चारों में से सबसे ज़्यादा सफिशिएंट ताल विलंबित ख्याल के लिए कौन सी मानी जाती है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऑप्शन जो आपके पास है उसमें से सबसे ज़्यादा नज़दीक और सटीक ऑप्शन कौन सा है, आपको वो चुनना है। ऑप्शन ए कहरवा, ऑप्शन बी 3 ताल, ऑप्शन सी तिलवाड़ा, या ऑप्शन डी क्या कहते हैं दादरा। विलंबित ख्याल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त ताल, सबसे सफिशिएंट ताल कौन सी है? आपको ये जवाब देना है। उम्मीद है आप लोग अपना जवाब देना प्रारंभ कर दिए होंगे। और अच्छा क्वेश्चन है, कितने बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन भले अलग अलग हों क्योंकि ऑप्शन के बिहाफ पे हमको जवाब देना होता है। तो जो ऑप्शन आपके पास उपलब्ध है उस ऑप्शन में से जो सबसे सटीक उत्तर लग रहा हो उसे देना होता है, खास करके जब MCQs टाइप के क्वेश्चन आपके सामने हों। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। आइए सही जवाब की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा जवाब सही है गलत है। तो भैया इन तीनों में सबसे उपयुक्त ताल जो है वो है ऑप्शन सी तिलवाड़ा। विलंबित ख्याल के लिए सबसे उपयुक्त ताल इन चारों में से तिलवाड़ा रहेगी। ठीक है। कभी कभी कुछ लोग बच्चे हैं कमेंट के माध्यम से, उनका भी कमेंट में पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, तो वो भी अपने व्यूज़ देते हैं। उनके व्यूज़ सही होते हैं, उनके तर्क उनके हिसाब से सही रहते हैं, लेकिन जो ऑप्शन है हमको उसमें से ही चुनना है। हमने एक कोई कमेंट हमने पढ़ा तो उसमें एक हमारे बड़े प्रिय मित्र रहे, उन्होंने कल्याण के क्या कहते हैं कि गायन समय को लेकर कुछ बात कही थी कि सर संधि प्रकाश हो सकता है क्या? नहीं, तो संधि प्रकाश नहीं हो सकता, क्योंकि संधि प्रकाश का जो टाइम पीरियड होता है वो 4 से 7 होता है।
ठीक है। और रात्रि की प्रथम बेला का आशय ये है कि संध्या काल के बाद रात्रि का प्रथम बेला प्रारंभ होगा, जो संध्या प्रकाश काल है उसके बाद, ठीक है। तो 7 से 10 का जो टाइमिंग होता है वो माना जाता है, वो प्रथम बेला मानी जाती है। तो उस हिसाब से कल्याण का जब भी टाइम पीरियड रहेगा वो संध्या प्रकाश में नहीं रहेगा, संध्या प्रकाश के जस्ट बाद आएगा। ओके, चलिए अगला सवाल हमारे सामने आता है कि धमार गायन में उपयुक्त वाद्य कौन सा है। धमार का जो गायन होता है, धमार एक गायन शैली भी है और एक वादन शैली भी है, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं। तो धमार की जो गायन शैली है उसमें सबसे उपयुक्त वाद्य उसके साथ संगत किस वाद्य की होती है। ऑप्शन आपके पास है ढोलक है, पखावज है, तबला है या डफली है। ये 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा सटीक और सही उत्तर कौन सा है कि धमार गायन जब हो तो हमें क्या बजाना चाहिए, हमें संगत किस चीज़ की करनी चाहिए, ढोलक की संगत करनी चाहिए, पखावज की संगत या तबले की संगत या डफली की संगत। आप इसका जवाब दें। वर्तमान समय काल में तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन उपयुक्त कौन है, बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। सीपी स्मार्ट क्लास पे जब तक आप लोग जवाब दे रहे हैं, मैं कुछ बातें और बता दूं कि सीपी स्मार्ट क्लास पे आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ भी अलग से अवेलेबल है। आप में से जो कोई चाह रहा हो कि नहीं हमको उसको आपको एक साथ ढेर सारे टेस्ट सीरीज़ मिल जाएं, तो वो सुविधा भी उपलब्ध है। आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आकर के हमसे बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़ के लिए। नंबर हमारा है 960632030782, ठीक है। सॉरी, नंबर 2 है, ये एक नंबर यहाँ से 6392030782, एक नंबर भी हाइड है, मैं आपको उसको भी मैं शो ऑफ कर दे रहा हूँ। दूसरा नंबर हमारा जो है वो है 8299226960। तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ हमारे पास आप लोगों के लिए कुछ नोट्स हैं, रामबाण कोर्स हमारे पास अवेलेबल है और बड़ा ही इफेक्टिव कोर्स है। वो आप में से जो कोई परचेस करना चाहता है उसको परचेस कर सकता है कॉन्टैक्ट नंबर पर बात करके। चलिए आते हैं इसके जवाब पे। तो भैया धमार गायन के लिए जो सबसे उपयुक्त वाद्य इन 4 में से है, उसमें सही जवाब होगा बी, पखावज। पखावज जो है वो सबसे सफिशिएंट वाद्य माना जाएगा, ठीक है। आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अपना अगला सवाल है, ध्रुपद गायकों को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है, बहुत बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ है कि ध्रुपद गायक जो होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। उनको कुतुब कहते हैं, उनको भांड कहते हैं, उनको कलावंत कहते हैं, उनको वाग्यकार कहते हैं। वाग्यकार होता है, ब हो गया वहाँ पे, तो उनको वाग्यकार के नाम से जानते हैं, कलावंत के नाम से जानते हैं, भांड के नाम से जानते हैं, कुतुब के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, वो जो कलाकार ध्रुपद गाने वाले होते हैं, तो ध्रुपद के जो कलाकार हैं उनको किस नाम से जानते हैं। इस तरह से अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछेगा। वो सेंस सबका एक ही है कि उनको क्या कहा जाता है। जैसे जो फिल्मों में गाते हैं उनको पार्श्व गायक बोला जाता है, ठीक है। जो फोक गाते हैं उनको लोक गायक बोला जाता है। जो राग रागनी गाते हैं उनको क्लासिकल सिंगर बोला जाता है। उसी तरह से जो लोग ध्रुपद का गायन करते हैं उनको क्या कहा जाता है, ध्रुपद के कलाकार को किस नाम से जाना जाता है। आप लोग अपने जवाब जरूर दें। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो भी आप एक बार प्रयास जरूर करें कमेंट के माध्यम से कि नहीं आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या है। अगर गलत है तो आप उसको सही कर लीजिएगा, लेकिन कमेंट के माध्यम से अपने जवाब आप जरूर दें, ठीक भैया। चलिए आते हैं सही जवाब की तरफ। तो भैया जो ध्रुपद के कलाकार होते थे उनको किसके नाम जानते हैं, कलावंत। ऑप्शन सी, जिसका इसका जवाब ऑप्शन सी है, उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए आते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल हमारा जो है वो है, ध्रुपद गायन की कितनी बानियां मानी गई। जो शाखाएं थी ध्रुपद की वो कितने भागों में डिवाइड हुई। वो जो ध्रुपद की जो शैली थी उसको बानी बोला गया था, ठीक है। तो बानियों के नाम से उसको जाना गया। तो कितनी बानियां उसकी मानी गई, 1 2 3 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए 1 है, ऑप्शन बी 2 है, ऑप्शन सी 3 है और ऑप्शन डी 4 है। तो ध्रुपद की कितनी बानियां मानी गई बताएं आप लोग। ध्रुपद का संबंध आप जानते हैं मान सिंह तोमर जी से जुड़ा हुआ है, जो कि ग्वालियर घराने के थे, राजा थे। और इसके विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और निर्माणकर्ता के रूप में नाम तो इनका आता है, लेकिन कुछ कंट्रोडिक्शन भी आते हैं साथ साथ में। तो अभी चूँकि हमारा प्रश्न जो है उसके वजह से आपको जवाब देना है, ठीक है। निर्माण का भी श्रेय मान सिंह तोमर के ही
हवाले जाता है, और कुछ पुस्तकों में आप देखेंगे तो उसको लेके कुछ कंट्रोडिक्शन है, लेकिन अभी हम लोग का जो प्रश्न है बड़ा ही यथावत है और हर जगह इसका एक ही जवाब मिलेगा आपको। उम्मीद है आप लोगों ने रिप्लाई कर दिया होगा, कमेंट के माध्यम से अपना जवाब आप लोगों ने दे दिया होगा। और आते हैं हम लोग इसके सही उत्तर की तरफ। तो भैया ध्रुपद की कुल 4 बानियाँ मानी गई, ऑप्शन डी, ठीक है, जिसमें आपका डागुर बानी आया, गोबरहार बानी आया, उसके बाद नौहार बानी आया, ठीक है। इस तरह से 4 बानियाँ इसकी टोटल रही। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दीपचंदी ताल के अंतिम विभाग में मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन है कि दीपचंदी जो ताल है उस ताल का जो अंतिम विभाग है उस विभाग में कितनी मात्राएं होती हैं? 1 मात्रा होती है, 2 मात्रा होती है, 3 मात्रा होती है, 4 मात्रा होती है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो तैयारी वाकई बड़ी ही मेहनत बड़ी शिद्दत के साथ कर रहे होंगे, तो उन लोगों को लग रहा होगा कि गुरुजी आज बड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन आप लेकर के आए हुए हैं। तो क्वेश्चन इजी नहीं होता, क्वेश्चन होता है, वो निर्भर करता है हमारी मेहनत के ऊपर। अगर हमने मेहनत किया हुआ है तो वो इजी क्वेश्चन है, और अगर हमने उस क्वेश्चन पे मेहनत नहीं किया हुआ है तो वो बहुत कठिन क्वेश्चन है। तो सरल कठिन ऐसा कोई चीज़ होती नहीं है। हम तैयारी कितनी किए हुए हैं वो उस चीज़ को सरल या कठिन बना रहा होता है। तो आप में से अगर सभी बच्चों ने ध्यान से दीपचंदी ताल को पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों के लिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा। जो लोग दीपचंदी ताल को नहीं पढ़े होंगे या फिर उतना ध्यान नहीं दिए होंगे उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन होगा ये। उम्मीद है आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से अपने जवाब दे दिए होंगे। और आते हैं अपने जवाब की तरफ। तो भैया अपना जो जवाब है वो है कि दीपचंदी का जो विभाजन होता है 3-4-3-4 का विभाजन होता है, ठीक है। 4-3-7 14 मात्रा की ताल होती है। ऑप्शन डी इसका क्या है? सही जवाब है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अपना अगला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा, ध्रुपद गायन प्रारंभ होता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्रुपद गायन प्रारंभ होता है, उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो कैसे होती है? नोम तोम के आलाप के साथ होती है। ये इसको आप हलंत मान लीजिएगा, इसमें मात्रा लग गया हुआ है ऊ का, ये ऊ की मात्रा नहीं, हलंत है बस, ठीक है ना। नोम तोम आलाप है, बोल तान है, इसको कर लीजिए, ठीक है। बोल तान के गमक से या फिर इनमें से कोई नहीं। किस प्रोसीजर के साथ आपका जो ध्रुपद गायन है वो प्रारंभ होता है? नोम तोम आलाप के साथ प्रारंभ होता है, बोल तान के साथ आरंभ होता है, या फिर गमक के साथ प्रारंभ होता है, या फिर कुछ और ही है जो इस ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है? आप कमेंट के माध्यम से अपने जवाब दें कि ध्रुपद गायन का प्रारंभ होता कैसे है। ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से जो ऑप्शन आपको सबसे सटीक लगे, सबसे ज़्यादा सही लग रहा हो, उस ऑप्शन को आप लोग चुनें और जवाब ज़रूर दें कि भाई ध्रुपद का जो आरंभ होता है वो किसके माध्यम से आरंभ होता है। चूँकि ध्रुपद एक गायन शैली है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, और उत्तर भारत में तो ये बहुत ही एक समय था जब इसका बहुत ही ज़्यादा विस्तार था। आज के समय में ख्याल जो है बहुत ज़्यादा प्रचारित शैली है गायन की, लेकिन एक समय काल था जब ध्रुपद का बहुत ही प्रचार प्रसार था और पूरे उत्तर भारत में ध्रुपद का बड़ा सम्मान था। मर्दाना श्रेणी का गायन माना जाता था ध्रुपद को, और बड़े ही उच्च श्रेणी के कलाकार ध्रुपद गायक हुए, जिसमें आपके तानसेन हुए, बैजू हुए, आपके स्वामी हरदास जी हुए। तो ये सब तमाम ऐसे कलाकार थे जिन्होंने ध्रुपद को एक नई ऊंचाई तक पहुँचाया। तो उसी ध्रुपद की बात हो रही, उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है। उम्मीद है कि आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा अपना कमेंट के माध्यम से। और आप में से जिन जिन महानुभावों का जवाब है ऑप्शन ए, नोम तोम आलाप, आप में से इसका जवाब ऑप्शन ए है, उनका जवाब सही है। बाकी लोग थोड़ा सा और मैनेज कर लेंगे, ठीक है, या फिर आपके हिसाब से कुछ और हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर लिखिए भेजिए, ताकि बाकी चीज़ों पे भी डिस्कस किया जा सके। ठीक मेरे भाई, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। और अगला क्वेश्चन है कि देसी संगीत का आशय है, आशय मतलब सेंस, ठीक है। देसी संगीत का क्या सेंस है, क्या मतलब है? गान से है, ख्याल से है, ध्रुपद से है, टप्पा से है? इन चारों में सबसे सटीक जवाब कौन सा है? देसी संगीत का सेंस क्या है, आशय क्या है? गान से उसका आशय है, ख्याल से उसका आशय है, ध्रुपद से उसका आशय है, या फिर टप्पे से उसका आशय है? उसका आशय क्या है देसी संगीत का?
देसी संगीत का आशय क्या है, सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है। आप ऑप्शन को देखें ध्यान से और ऑप्शन को देखने के बाद जो जवाब आपको सबसे ज़्यादा सटीक लग रहा हो उस जवाब को आप लोग चुनें और कमेंट के माध्यम से अपने जवाब दें। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई विशेष बिंदु हो जिस बिंदु से आप सवाल जानना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि उस बिंदु की तैयारी कराई जाए, तो आप उस बिंदु को भी कमेंट के माध्यम से आप लिख देंगे। हम प्रयास करेंगे कि उस बिंदु के ऊपर भी क्वेश्चन लेकर के आया जाए। बाकी हर बिंदुओं को छूने का प्रयास किया गया है और कोशिश किया गया है कि पेपर ऐसा डिज़ाइन किया जाए कि उसमें 8 से 10 क्वेश्चन बहुत ही ईजी हों, ताकि जब बच्चा एग्ज़ाम दे और जब 8-10 वो सही जवाब दे तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्डअप हो। आफ्टर दैट बाकी क्वेश्चन जो हैं जवाब हम लोग टाइम पे जो भी सवाल होंगे उसको हम उस तरह से डिज़ाइन करेंगे थोड़ा सा हार्ड टाइप का है और उसको लगे कि नहीं यार ये चीज़ें बड़ी ही थोड़ा सा हमको परेशान कर रही हैं, तो उन विषयों को लेकर के और ज़्यादा अपनी तैयारी को आगे बढ़ाए। चलिए आते हैं इसमें देसी संगीत का से। तो भैया आप में से जिसका जवाब इसमें से ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए गान। ठीक है, देसी संगीत का संबंध किससे है, गान से है। बाकी सबका संबंध क्लासिकल से आप पकड़ लीजिए, सेमी क्लासिकल पैटर्न पकड़ लीजिए, लेकिन देसी संगीत का से सिर्फ गान से है। चलिए, तो जिसका इसका जवाब गान था उनका जवाब बिल्कुल सही था। अगले सवाल की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, धा धा तिनता का संबंध है। एक विभाग है, एक विभाग में मैं 4 मात्राओं को देख रहा हूँ, वहाँ पे आप भी देख रहे होंगे और उसके नीचे सेकंड लिखा हुआ है और उसके बाद ये कहा गया है कि इसका संबंध किससे है। ये जो चीज़ है वो किससे ज़्यादा नज़दीक पाई जा रही है, किससे ज़्यादा जुड़ी हुई है। ठीक है, ये कहरवा से जुड़ा हुआ है, धुमाली से जुड़ा हुआ है, तीन ताल से जुड़ा हुआ है, तिलवाड़ा से जुड़ा हुआ है, यह किससे जुड़ा हुआ है। धा धा तिनता का संबंध किससे है, कहरवा से, धुमाली से, तीन ताल से या तिलवाड़ा से। जवाब दीजिए। थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आप बिल्कुल सही जवाब दे पाएंगे इसका। और आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव की, तो नो डाउट आप जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे उसको बहुत ध्यान से पढ़ रहे होंगे। कभी कभी मैं मान रहा हूँ कि मुझसे मिस्टेक हो जाता है ध्यान न देने की वजह से। पता चला कि पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, कभी कभी फ़ोन वगैरह आ जाता है, मैसेज वगैरह किसी का आ जाता है, तो ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। और अभी आप लोग देख रहे होंगे शायद आवाज़ आपके पास जा रही हो, बाहर कहीं पूजा पाठ चल रहा था तो जयकारे लग रहे थे। अब मैं क्लास तो यहाँ ले रहा हूँ, लेकिन चूँकि भाई आवाज़ आ रही तो दिमाग डाइवर्ट हो रहा था, आवाज़ दिमाग मेरा दूसरी जगह जा रहा था, तो ऐसे ऐसे दिमाग मेरा तो बढ़ जाता है और दिमाग बटने की वजह से कभी कभी कुछ चीज़ें मिस भी हो जाती है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। तो उस चीज़ को मैं बड़े ही भाव के साथ आकर के अगले दिन मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, भाई स्लिप ऑफ टंग था, वो हो गया, उसमें बिल्कुल कोई गुरेज में नहीं करता। तो लेकिन अब चूँकि आपको परीक्षा में बैठना है तो आपको हमसे ज़्यादा कंसंट्रेट रहने की आवश्यकता है और उम्मीद है कि आप उस कंसंट्रेशन के साथ जवाब दे रहे होंगे। तो चलिए ठीक है, हम लोग आते हैं अपने जवाब की तरफ। तो भैया इसका संबंध कहरवा, धुमाली, तीन ताल, धा धा तिनता तिलवाड़ा से है। ठीक है, ऑप्शन डी तिलवाड़ा। आप में से इसका जवाब ऑप्शन डी तिलवाड़ा है, उनका जवाब बिल्कुल सही है। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है कि सूल फाक ताल की दूसरी खाली होती है। अच्छा क्वेश्चन है। सूल फाक ताल की दूसरी ताली कौन सी मात्रा पे होती है? 6 पे होती है, 7 पे होती है, 8 पे होती है, 9 पे होती है। सूल फाक एक ताल है, आप लोगों ने इस ताल के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। संपदी श्रेणी की ताल है। अब इसके बारे में बहुत कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि सब कुछ बता दूंगा तो फिर क्वेश्चन उसी के बीच से है। तो सूल फाक जो ताल है उसकी जो दूसरी ताली है वो कौन सी मात्रा पे है? 6 पे है, 7 पे है, 8 पे है, 9 पे है, कौन सी मात्रा पे ताली है सूल फाक ताल की? उम्मीद है आप लोग कमेंट के माध्यम से अपना जवाब दे रहे होंगे और मैक्सिमम लोग सही जवाब दे रहे होंगे। तो थोड़ा सा 10 सेकंड का आपको और टाइम देता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर मिलाया जाएगा कि भाई सही रहा, गलत रहा, क्या रहा, कैसा रहा। तो चलिए आते हैं, उम्मीद है आप लोगों ने अपना जवाब दे दिया होगा। ठीक है, सूल फाक ताल की भैया जो दूसरी ताली होती है वो है ऑप्शन डी, नवी मात्रा पे। तो जिसका इसका जवाब नवी मात्रा है उनका जवाब बिल्कुल सही है। और आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कहाँ मेरा दिमाग चला गया?
राग जौनपुरी का समप्रकृति राग कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है। राग जौनपुरी का समप्रकृति राग कौन सा है? राग जौनपुरी का समप्रकृति राग, उससे मिलता जुलता राग कौन सा है? कल्याण है, काफी है, आसावरी है, या फिर इसमें से कोई नहीं है बल्कि कुछ और ही है? राग जौनपुरी का समप्रकृति राग कौन सा है? कल्याण है, काफी है, आसावरी है, या फिर कोई और है? राग जौनपुरी समप्रकृति राग, राग जौनपुरी समप्रकृति राग, कल्याण, काफी, आसावरी, या फिर कुछ और ही जो इस लिस्ट में न हो? अपने जवाब आप लोग जरूर दिया करिए। ये इंतजार करके कि नहीं अब सर लास्ट में बता देंगे तो वही वाला कर लिया जाएगा, ये नहीं। एक बार अपने को ट्राई करिए। अब मैं जो स्पेस देता हूँ उस स्पेस को देने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आप रिप्लाई करिए, ताकि एक फील आपके अंदर आए कि नहीं यार अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने आ गया तो मैं उसको कैसे रिस्पॉन्ड करूँगा, कैसे उसको रिप्लाई करूँगा। मैं इस उद्देश्य के साथ में थोड़ा सा आप लोगों को पास दे करके टाइम में देता हूँ। नहीं तो मैं चाहूँ तो इस टेस्ट को और जल्दी समाप्त कर दूँ, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होगा। तब उससे अच्छा हम आपको नोट ही प्रोवाइड कर दें, ठीक है। आप 1 मिनट रुकेंगे आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा, बात सही है। लेकिन वो जो 1 मिनट का 30 सेकंड का 40 सेकंड का जो टाइमिंग होती है, वो टाइमिंग आपको ये रियलाइज़ कराए कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उस 40 सेकंड तक आपको अपने आप को एक कैंडिडेट की तरह ही फील करना है, तो उतना ही टाइम हमको मिलेगा वहाँ पे क्लिक करने के लिए। चलिए आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो भैया राग जौनपुरी का समप्रकृति राग ऑप्शन सी आसावरी, ठीक है। आप में से जिसका भी जवाब ऑप्शन सी आसावरी है उनका जवाब बिल्कुल सही है। बाकी अगर किसी का बाय द वे अगर गलत हुआ हो तो आसावरी कर ले इसमें से, ठीक मेरे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं भैया। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। जौनपुरी किस श्रेणी का राग है? जौनपुरी किस श्रेणी का राग है? अच्छा क्वेश्चन है। पूर्वांगवादी है, उत्तरांगवादी है, मौसमी है, यहाँ पे बहुत लिख दिया है, इसको पहले मौसमी कर लो भैया। ये मौसमी है, जो समय सिद्धांत है उसके हिसाब से ये बनेगा सब, ठीक है। तो रागों का एक समय सिद्धांत उसको बोलते हैं टाइम थियरी ऑफ रागाज, एक टॉपिक होता है, उसी के बिहाफ पे है ये। और उसमें आपको पूर्वांगवाद, उत्तरांगवाद, मौसमी, संधि प्रकार से तमाम श्रेणियाँ मिलती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि भैया राग जौनपुरी जो है वो किस श्रेणी का राग है? पूर्वांगवाद है, उत्तरांगवाद है, मौसमी है, या फिर संधि प्रकाश है? आप उसका जवाब दें हमको। रिप्लाई करें आप लोग उसका। उम्मीद है आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। जैसे कि इसका पूर्वांगवाद, उत्तरांगवाद या मौसमी क्या है, सबसे पहले उसके टाइमिंग पीरियड को देखना होता है। तो इसका वादी संवादी को पता होना चाहिए कि भैया इसका वादी स्वर ध है, ठीक है। तो अगर वादी स्वर ध है तो इस कंडीशन में क्या बन रहा है? तभी बनेगा उत्तरांग। कैसे बनेगा हमने क्लास में बताया है, और आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आपके जहन में बात आ गई होगी। तो अगर वादी स्वर इसका ध बन रहा है, या फिर बताया जा रहा है कि इसका वादी स्वर धैवत है, तो यह किस श्रेणी में आएगा? उत्तरांगवादी में आएगा। तो जिसका इसका जवाब उत्तरांगवादी है उनका जवाब सही है, ठीक भैया। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अपना अगला क्वेश्चन ये है, तिलक कामोद का गायन समय। अच्छा क्वेश्चन है। तिलक कामोद एक राग है, बहुत ही मीठा राग है, और तिलक कामोद का जो गायन समय है वो गायन समय क्या है? रात्रि का दूसरा प्रहर है, दिन का दूसरा प्रहर है, मध्य रात्रि है, या दोपहर है? कौन सा टाइम है? आप उस टाइमिंग के बारे में बता दें कि तिलक कामोद का गायन समय क्या है। आपका समय चल रहा है, आप लोग अपना जवाब दें। तिलक कामोद का गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर, दिन का दूसरा प्रहर, मध्य रात्रि, या फिर दोपहर? म्यूजिक सब्जेक्ट से अगर आपको परीक्षा क्रैक करनी है तो रागों का पूरा ज्ञान होना चाहिए, और उन रागों के ज्ञान के सीरीज में उसकी जाति, उसका वादी संवादी, उसका संप्रकृति राग, गायन समय, जाति, ये सारी चीज़ें आपको मूलतः उसकी याद होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने जवाब अपना दे दिया होगा। चलिए बहुत सुंदर। आते हैं इसके सही जवाब की तरफ, देखते हैं कि
अपना जवाब सही है या गलत? तो इसका सही जवाब है रात्रि का दूसरा प्रहर, ऑप्शन ए। आप में से इसका ऑप्शन ए जवाब है, उनका जवाब सही है। और बाकी लोग थोड़ा एक बार मिला लेंगे। ठीक है भैया, चलिए। ताल की दृष्टि से देसी संगीत को मुख्य कितने, इसको कितने कर लीजिए, कितने लिखा हुआ ये। ताल की दृष्टि से देसी संगीत को मुख्य कितने भाग में बांटा गया है, मतलब आधार ताल को बनाया गया है। ताल को आधार बनाते हुए यह पूछा जा रहा है कि देसी संगीत को कितने भाग में डिवाइड किया जाएगा। ऑप्शन आपके पास है 1, 2, 3 या 4। ताल की दृष्टि से देसी संगीत को मुख्य कितने भागों में बांटते हैं? जो बेस इसका होगा वो ताल होगा। ताल को मानक बनाया गया है और उस मानक के आधार पर पूछा जा रहा है कि देसी संगीत को भाई कितने भागों में बांटेंगे। 1 भाग होता है उसका, या फिर 2 भाग होता है, 3 भाग होता है, 4 भाग होता है, कितने भाग उसके होते हैं, इस बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, आप लोग अपना जवाब दें हमको, जैसा जवाब होता है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है भैया, चलिए आते हैं सही जवाब की तरफ। अरे यार गजब गजब के लोग हैं। इसका सही जवाब है देसी संगीत को 2। ऐसे कुछ डिस्टरबेंस हो जाता है यार, 2। ठीक है, एक इसका जैसे कि जब ताल एक होता है निबद्ध गान और एक होता है अनिबद्ध गान। ठीक है, निबद्ध मतलब जो ताल में बंधा हुआ हो, अनिबद्ध मतलब जो ताल में न बंधा हुआ। तो दोनों के बीच का जो मानक है वह ताल है। तो उस दृष्टिकोण से जो है वह देसी संगीत कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। अगला सवाल आप लोगों के लिए, गीत के बोल इस भाषा में, इसका ऑप्शन गलत है, इसको छोड़िए। ये देखते हैं, धमार ताल के दूसरे विभाग में मात्राएं होती हैं। बहुत सी सवाल है, धमार ताल के दूसरे विभाग में कितनी मात्राएं होती हैं? जवाब दें आप लोग। चलिए, बहुत अच्छा। धमार ताल के दूसरे भाग में कितनी मात्राएं होती हैं? लगभग आप लोगों को, हमको उम्मीद है आप लोगों ने सही जवाब इसका दिया होगा, क्योंकि धमार ताल एक बहुत ही प्रचलित ताल है और उसका जो विभाग भाजन होता है 5 से 2, 3, 4 का होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है दूसरे विभाग में, दूसरे भाग में कितनी मात्राएं? 2 मात्राएं, जिसका इसका जवाब 2 है, उनका जवाब बिल्कुल सही है। आते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न अपना, समपदी ताल की श्रेणी में आता है धमार, झपताल, सूलताल या दीपचंदी ताल। इन चारों में से समपदी ताल कौन सा है? समपदी ताल क्या होता है हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है, धमार ताल, झपताल, सूलताल, दीपचंदी ताल। समपदी ताल की श्रेणी में कौन आता है? चलिए जवाब दीजिए आप लोग फटाफट अपना। इजी क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि शायद मैं पहले भी किसी टेस्ट में क्वेश्चन पूछ चुका हूं, मैं दोबारा रिप्रिंट हो गया ये। तो आते हैं इसके सही जवाब की ओर। भैया सूलताल होता है। ठीक है, सूलताल में 10 मात्राएं होती हैं, 5 विभाग होते हैं, 2-2 मात्राओं का विभाग होता है। ठीक है, तो जब वह स्वरूप ताल का जिसमें सभी विभाग में बराबर बराबर मात्राएं होती हों, समपदी ताल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या है? सूलताल, समपदी ताल। तो इसका जवाब सूलताल, उनका जवाब सही है। अगला क्वेश्चन है, धमार के प्रत्येक अंग में किसको रखा जाता है? ठीक है ना, को रखा जाता है। को रखने का मतलब ये कि 4 ऑप्शन है। कहने का मतलब कि धमार गायन का जो विभाग होता है, जितने खंड में धमार गायन किया जाता है, धमार लिखा ना, हाँ, धमार गायन जितने खंड में किया जाता है उसकी प्रवृत्ति क्या रखते हैं? चंचल प्रवृत्ति के साथ सभी खंडों को गाते हैं, या फिर अलग अलग कोई प्रवृत्ति होती है, या फिर गंभीर प्रवृत्ति से सबको गाते हैं,
या फिर करुण प्रवृत्ति से सबको गाते हैं, या फिर कोई और ही प्रवृत्ति है, कोई और ही नेचर उसका है जो कि ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। तो पूछने का यही सेंस है कि जो धमार गायन होता है उसकी प्रवृत्ति जो होती है वो क्या रखी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन को मैं इजी वे में समझाने का प्रयास किया हूँ आप लोगों को कि धमार के प्रत्येक अंग में को रखा जाता है, मतलब किसको, किस भाव को रखा जाता है, सेंस ये पूछने का। आप जवाब दें। चलिए, बहुत अच्छा। तो इसका भैया जो सही जवाब होगा वो जवाब होगा गंभीर प्रवृत्ति, गंभीरता रखते हैं। ठीक है ना। चलिए, जिसका इसका जवाब ऑप्शन बी गंभीर है उसका जवाब सही है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है कि टप्पा गायन में प्रधान रस पाया जाता है। उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ये भी है कि जो टप्पा का गायन होता है उसमें प्रधान रस कौन सा होता है। एक बार साथ प्रवृत्ति के बारे में कोई क्वेश्चन था कि उसकी प्रकृति क्या होती है। ठीक है, वो प्रकृति अपनी जगह रही। दूसरी जगह है कि उसका जो मूल रस होता है। ठीक है, क्योंकि संगीत में रस का बड़ा ही ज़्यादा महत्व होता है। आप लोगों ने देखा होगा, और भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का जिक्र भी किया। बाद में उसको आकर के नंदिकेश्वर जी ने उसमें 9 रस ऐड किए। बाकी और विद्वान थे, सभी लोग अपना अपना वक्तव्य उस पर दिए, लेकिन नारद को छोड़कर, भरत को छोड़कर के बाकी लोगों ने 9 रसों की बात एक्सेप्ट की, मानी। तो उसमें से पूछ रहा है कि टप्पा गायन में प्रधान रस कौन सा पाया जाता है। हास्य पाया जाता है, श्रृंगार पाया जाता है। श्रृंगार मिस्टाइप हो गया है, ठीक है, उसको आप लोग मिला लीजिए। ठीक है, श्रृंगार। उसके बाद शांत रस या कोई नहीं। जवाब दें आप लोग। चलिए, ठीक है। आप में से भैया जिसका इसका जवाब है बी श्रृंगार, उनका जवाब सही है। श्रृंगार रस ज्ञान होता है, चंचल प्रवृत्ति होती है इसकी। और ये एक छोटा सा टेस्ट आप लोगों के बीच में रहा, नियर अबाउट 30 से 35 मिनट का। और इतने टाइम के बीच में आप लोगों के बीच में जो भी क्वेश्चन में लेकर के आया, मेरा उद्देश्य ये था कि हर बिंदुओं को छूने का प्रयास किया जाए और उन पहलुओं को छुआ जाए जिन पहलुओं से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और साथ ही साथ आप लोग अपनी तैयारी को ऐसे ही सतत आगे बढ़ाते रहिए। और जो भी सीपी स्मार्ट क्लास से बन पड़ेगा, सीपी स्मार्ट क्लास आप लोगों के लिए तैयार है, 24/7 तैयार है। और अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट किसी तरह का है, या फिर कोई सी चीज़ है जो आपको खटक रही है दिमाग में कि नहीं यार अगर ये चीज़ हो जाता तो मेरा क्लियर हो जाता एग्ज़ाम, तो आप उसके लिए आपके पास नंबर अवेलेबल है, जैसा कि हमने बताया हुआ है कि 82992269606392030782। आप इन 2 नंबर में से किसी भी नंबर पे व्हाट्सअप ही कर दीजिए अगर आपके पास समय ना हो, या फिर आप कॉल कर रहे हो, अगर फ़ोन पिक नहीं हो पा रहा हो तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, व्हाट्सअप कर दें। जैसे ही समय मिलेगा या तो आपको कॉल बैक किया जाएगा या फिर आपको रिप्लाई किया जाएगा, जिसके माध्यम से आपकी जो क्वेरीज हैं उसको सुनी जाएंगी और उसके बाद जो बेस्ट हो सकेगा वो आपके साथ अगले चरण में होगा। तो पुनः एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सही दिशा में सतत तैयारी करते रहें, और जब आप वाकई मेहनत करेंगे तो उसका फल जरूर मीठा होगा। और इन्हीं बातों के साथ अपनी बात वहीं समाप्त करता हूं, और इस वादे के साथ कि बहुत ही जल्द अगला टेस्ट लेकर के आप लोगों के बीच में पुनः आऊँगा। तब तक एक बात फिर से मैं कहना चाहूँगा कि आपके जो भी यार मित्र हो थोड़ा सा शेयर आप कर दें इस वीडियो को, ताकि उन तक भी ये बातें पहुँच सकें, उनको भी कुछ बेनिफिट हो सके। इन्हीं बातों के साथ थैंक यू सो मच, गुड नाइट।